हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। आज हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है धेमाजी डिस्ट्रिक्ट। प्री टेस्ट मैथ्स का सेशन है ये, और ये आपका पहला पार्ट है। इसके बाद अगर आपको सेकंड पार्ट भी मिलेगा। पहला पार्ट में आपको जो क्वेश्चंस है वो 1 से लेकर 20 तक आपको मिल जाएगा, 1 से 20 तक। उसका सेकंड पार्ट में होगा 21 से 45 तक आपको मिलेगा। इससे पहले बता दें, हम लोग बहुत सारे मैथ्स का क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो हमारे प्ले लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर कौन सा है जो नहीं है? तो देखिए, इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। उसे हम लोग कुछ तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने 10 तक का स्क्वायर निकाला है। तो जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100। तो इसमें देखिए यूनिट प्लेस का बात मैं कर रहा हूँ। किसका बात कर रहा हूँ? यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में देखिए डबल जीरो से मैं स्टार्ट किया, फिर 1 है, इसका बाद 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 भी है, 6 भी है और 9 है। उसके बाद और कुछ भी यूनिट प्लेस में नहीं आ रहा। तो क्या क्या ये, अगर ये सारे वर्ड अगर आपको यूनिट प्लेस में कहीं मिलता है, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट स्क्वायर होगा, उसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। बट नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? जिसका एंडिंग में जो होगा यूनिट प्लेस 0, 2, 3 एंड 7, 8 हो, ये वर्ड्स मिल जाए तो आपका ये नॉट परफेक्ट यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, आप चलिए हम लोग इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग चलते हैं। यही बोला है कि कौन सा इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए लास्ट एंडिंग पॉइंट में देखिए 1 है, तो इसमें 1 है यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है। 2 किस में आता है? ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर में आता है, यानी ये क्या होगा? ये नहीं होगा। 6 देख सकते हैं, 6 किस में आता है? परफेक्ट स्क्वायर में आता है। 9 देखिए परफेक्ट स्क्वायर में आता है। इसका मतलब ये हो गया, तो जो भी ये नंबर 0, 2, 3, 7 और 8 ये जब भी एंडिंग पॉइंट यानी यूनिट प्लेस में मिलेगा लास्ट पॉइंट में, तो वो कभी भी स्क्वायर क्या नहीं हो सकता है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन बी, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, बाकी परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट प्लेस क्या है? 1 है, 6 है, 9 है। यहाँ पे देखिए 1 है, 6 है, 9 है, इसका अंदर आया तो ये क्या होगा? परफेक्ट। अगर डबल जीरो आया तो परफेक्ट स्क्वायर, अगर एक ही जीरो आया तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया? इफ़ एलसीएम 36 HCF 2, ये जो लास्ट में दिया वो है, और ये जो नंबर्स है वो क्या है? x n 18 है। ये नंबर्स दिया हुआ, लेकिन HCF एलसीएम दिया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू क्या होगा? तो हमें अच्छी तरह से पता है। देखिए पहले तो हम लोग लिख लेते हैं। LCM कितना दिया हुआ? 36 दिया हुआ है, और HCF कितना दिया हुआ? 2 दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना? फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना। तो हम लोग का एक फार्मूला अच्छी तरह से पता है, वो होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो HCF कितना दिया हुआ है? आपका 2 दिया हुआ है। LCM कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब नंबर्स क्या है? एक एक से एक 18 है, तो एक एक से एक 18 है। क्लियर है? तो 18 से कैंसिल हो जाएगा 36 2 टाइम्स में, तो x का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 आ जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू आ गया 4। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। कहने का मतलब है ऐसा कौन सा नंबर्स है जिसे हम लोग टर्मिनेटिंग कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब होते हैं ऐसा कौन सा नंबर है जिसे डिवाइड देने पर पूरा का पूरा कंप्लीटली कट जाए, जिससे पॉइंट आते न रहे। ठीक है, तो इसको हमें ऐसा कौन सा। तो देखिए जो कम्प्लीटली टर्मिनेटिंग का जो फंडा होता है अपना, वो देखिए टर्मिनेटिंग का जो होता है आपका, वो 2 चीज़ होता है। देखिए कुछ भी हो, यहाँ पर पावर कुछ भी हो सकता है, बट इसका जो होता है ये 2 का पावर n होना चाहिए और 5 का पावर m होना चाहिए। मैंने 2 का पावर कुछ भी हो लेकिन 5 का पावर कुछ भी, लेकिन जो मल्टीपल में है ये ही आना चाहिए। या तो ऐसा आ जाए फॉर्म, या तो आप ऐसा भी दे सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर 2 का पावर n हो जाए, अगर 5 का पावर कुछ भी नहीं है फिर भी चलेगा। और या फिर आप ऐसे भी हो सकता है 5 का पावर कुछ आ जाए बट 2 का पावर कुछ भी नहीं फिर भी चलेगा। बट दोनों में से सिंगल में से भी आ सकता है, ये दोनों ही आ सकता है, या फिर अलग अलग सिंगल भी आ सकता है। इसका पीछे कारण देखिए, अगर 2 का पावर n है तो 5 का पावर 0 देने से भी चलेगा, और 5 का पावर n है तो यानी 2 का पावर 0 देने से भी काम हो जाएगा। तो ये हम लोग नहीं रहने से खुद से भी 0 बैठा सकते हैं, बट ये दोनों में से एक होना ही पड़ेगा। अगर दूसरा नंबर आए तो नहीं होगा टर्मिनेटिंग। क्लियर है? तो देखिए 15
अगर हम 15 को देखें तो 3 × 5 होता है। तो देखिए 3 और 5 के साथ कम्युनिकेशन है, यहाँ हमें 2 और 5 चाहिए, तो पहला तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा 7 है, ये भी नहीं होगा। 9 कैसे होता है, 3 का स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा। थर्ड क्या आता है 50, और 50 में कैसे हम लोग लिखते हैं देख लीजिए। 50 जो होता है, 50 का अगर हम एलसीएम ले जाए तो यहाँ पर आएगा 225 और 5 से 5, यानी क्या आया अपना पास 2 का पावर 1 इन 5 का पावर स्क्वायर, और ये आ गया, और ऊपर में कितना 35। तो ये हमारा जो क्या आ गया 2 का पावर n एंड 5 का पावर 2। तो ये हम जब भी इस फॉर्म में आ जाए तो ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो ये देखिए 2 का पावर 1 है, 5 का पावर 2 है, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 0x² + 3x + 2 इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ 0 हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या का निकालना है, x² प्लस में 3x प्लस में 2। तो x का देखो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 1, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, एंड c इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। और हमें क्या निकालना, फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ 0। तो सम ऑफ 0, और सम ऑफ 0 क्या होता है आपको पता होना चाहिए, -b/a होता है। ठीक है, तो सम ऑफ 0 -b/a। तो यहाँ पर -b का मतलब हो गया यहाँ पर माइनस में 3, और a का वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ से वो देख सकते हैं एक वैल्यू क्या आ जाएगा -3। ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा आपका -3 इसका आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 कह दे, इफ़ द लाइन गिवन बाय 3x + 2ky इक्वल टू 2। तो हम लिख सकते हैं 3x + 2ky। और देखिए यहाँ पर इक्वल टू 2 है, तो 2 का इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट उसी तरह यहाँ पर दिया हुआ 2x प्लस में 5y और प्लस में 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं a1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, b1 का वैल्यू आ जाएगा आपका 2k चाहिए, और यहाँ पर c1 का वैल्यू आ जाएगा -2। अगेन हम लोग कर सकते हैं a2 का वैल्यू आ गया यहाँ से 2, एंड b2 का वैल्यू आ गया यहाँ से 5, एंड c2 का वैल्यू आ गया आपको यहाँ से 1। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या चाहिए, यहाँ पर फाइंड आउट क्या कहता है, पैरेलल लाइन चाहिए। तो पैरेलल लाइन का क्या फार्मूला होता है देख सकते हैं हम लोग, पैरेलल का जो होता है, पैरेलल लाइन बोल सकते हैं या पैरेलल बोलते हैं। तो इसका जो आपको होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये होता है आपका। तो ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर पैरेलल है ना, तो ये c1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए, k का वैल्यू, और k किस में b2 में है। तो यहाँ से हम लोग सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, a1 मतलब 3 और a2 का मतलब हो गया 2, और इक्वल टू b1 का मतलब 2k और b2 का मतलब 5। तो हमें यहाँ से k का वैल्यू मिल जाएगा, तो हमको इतना दूर जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 3 × 5 कितना हो जाएगा 15, है ना, और ऊपर में देख सकते हैं, और ये 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और इक्वल टू क्या हो जाएगा k। तो k का जो वैल्यू आ गया k इक्वल टू 15/4, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं 15/4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, ये 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको देखिए, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y + 5 इक्वल टू 0 एंड -3x - 6y + 1 इक्वल टू 0 हैज़। तो ये जो है इसका इक्वेशन कौन सा बनेगा, यूनिक सोल्यूशन बनेगा, टू सोल्यूशन बनेगा, नो सोल्यूशन बनेगा, या फिर इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन बनेगा, ऐसा कौन सा इसका सोल्यूशन होगा। तो हमें इसका फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकालेंगे कि a1/a2, तो ये क्या निकल के आ रहा है 1/2 निकल के आ रहा है। ओके, उसके बाद b1/b2, इसमें क्या निकल के आ रहा है, तो ये 2/-3 निकल के आ रहा है। ये समझ में आ रहा है आपको। और उसके बाद सॉरी ये -6, a1/b2 में क्या हो गया, यहाँ माइनस में 6 है, सॉरी यहाँ पर मैं मुझसे देखा नहीं गया था। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका माइनस में, और a2 में था -3, ये उल्टा हो गया क्या, a2 में था -3। ओके, थोड़ा देखने में गलती हो गया। देखिए a1 का वैल्यू कितना 1, और a2 का वैल्यू कितना -3 है, और b1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू 2 है, और b2 का वैल्यू कितना -6 है, एंड c1 का वैल्यू जो है वो 1 है, और c2 का जो वैल्यू है वो कितना है 5 है।
क्लियर है। तो यहाँ से देख सकते हैं 2 से 1, 2 से ये 3, तो 1/3 आ रहा है। या इसका मतलब क्या है, यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3, बट यहाँ 1/5 आ रहा है। मतलब इसका ये बोल सकते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब ये जो फार्मूला होता है वो किसका होता है, ये ज़्यादा, तो ये जो इक्वेशन बनता है वो बनता है नो सोल्यूशन का। किसका बनता है, नो सोल्यूशन का बनता है। और हमें ऑप्शन में चेक करना है कि क्या नो सोल्यूशन है ऑप्शन में, तो हाँ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर व्हाट कंडीशन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या कंडीशन होना चाहिए, जैसे p(x² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 दिया और p नॉट इक्वल टू 0 दिया है। तो हमें क्या निकालना, विल बी रियल एंड इक्वल। इसमें जो है ऑप्शन नहीं दिया गया था, ठीक है, टेस्ट पेपर में जो है ऑप्शन नहीं दिया था कैसा होना चाहिए था, तो इसका ऑप्शन नहीं है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि क्या बोला यहाँ पर, रियल होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। तो रियल और इक्वल का जो फॉर्म बनता है वो आपका बनता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर रियल एंड इक्वल का जो फॉर्म बनता है वो बनता है आपका b² माइनस में 4ac इक्वल टू 0 बनता है। अब देखिए यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये a का वैल्यू आ गया, यहाँ से देखेंगे a इक्वल टू आ जाएगा p एंड b इक्वल टू आ जाएगा आपका q एंड r इक्वल टू आ जाएगा आपका 1, है ना। r का वैल्यू सॉरी c इक्वल टू कितना आ जाएगा वहाँ पर, यहाँ दिया r, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग b² का मतलब यहाँ पर q का स्क्वायर हो जाएगा और -4 a का मतलब क्या हो जाएगा p और c का मतलब हो जाएगा r और इक्वल टू 0। तो यही जो हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। यही हमारा क्या अंडर व्हाट कंडीशन, तो यही कंडीशन होना चाहिए, q² - 4 PR इक्वल टू 0, यही कंडीशन। अगर ऑप्शन रहता तो हम उसमें से चेक करते किस हिसाब से दिया है, बट ऑप्शन में ऐसा दिया नहीं था, इसीलिए हम लोग इसे आंसर मान लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया हुआ है, तो 20 टर्म्स ऑफ द AP 10, 7, 4 विल बी क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 20 टर्म्स दिया हुआ था, तो n का जो वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 9, तो n टर्म मीन्स व्हाट, n, तो n जब भी टर्म बोले तो उसका मतलब होता है n, तो n इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20, ओके। और फर्स्ट टर्म का मतलब a1, फर्स्ट टर्म मीन्स a1, तो a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 10, और a2 मीन्स व्हाट, सेकंड टर्म 7, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस यानी d, और d का जो वैल्यू हो जाएगा 7 - 10, मतलब 7 माइनस में 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्लियर है। तो हम यहाँ से निकाल लिए क्या क्या आप दिया हुआ, तो हमें क्या चाहिए, हमें फॉर्मूला 20 टर्म्स चाहिए, 20 टर्म्स ऑफ AP चाहिए, तो A20 हमें फाइंड आउट करना है, तो A20 चाहिए। तो फार्मूला क्या होगा, A + n - 1 इंटू में D। तो फर्स्ट टर्म कितना है 10 प्लस n टर्म कितना है 20 माइनस में 1 और d का जो वैल्यू है वो है -3। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ से देख सकते हैं 10 प्लस यहाँ हो जाएगा 19 इंटू -3, तो ये हो गया 10 प्लस 19 माइनस में 57, और यहाँ से आ जाएगा 10 - 57 इक्वल टू -47, और ये हो जाएगा मेरा आंसर -47। क्लियर है। तो इसका देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, नहीं, जितने भी सर्कल होता है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, हाँ ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, जितने भी स्क्वायर होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3 and 4 एंड ओरिजिन, मतलब डिस्टेंस कहाँ से निकालना, ओरिजिन फ्रॉम द डिस्टेंस निकालना है। तो ठीक है, तो ओरिजिन फ्रॉम द डिस्टेंस निकालने के लिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, तो P पॉइंट दिया हुआ है वो है 3 and 4। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग x का जो वैल्यू है वो 3 और y का जो वैल्यू है वो 4 है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है आपका, ये आपका होता है √x² प्लस में y², ये होता है इसका फॉर्मूला। तो देख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² का मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस y² मीन्स 4 का स्क्वायर, और ये √100 हो जाएगा। क्लियर है।
तो √100 हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और ये भी √100 हो जाएगा, तो 16 + 9 हो जाएगा आपका 25। क्लियर है। और √125 का वैल्यू अगर निकालेगा तो क्या आ जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा यूनिट, 5 यूनिट्स। तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 यूनिट्स हो जाएगा। क्लियर है। और ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी में भी आपका 5 यूनिट्स दिया हुआ, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 0, 4, 0, 0 एंड 3, 0। तो देखिए हम लोग ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बन जाता है ना एक्चुअली। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो ए और ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो देखिए मैं इधर में लिख देता हूँ, उसके बाद आपको देखिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया इसका कोऑर्डिनेट। तो 0, 0 था, और ये x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, ये x2, ये y2, इसे x3, ये y3। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया x1, x2, x3। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, राइट। तो यहाँ से होता है, लिख सकते हैं हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। और ये VVI है, आपको इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना चाहिए। देखिए कभी भी हो तो x1, यहाँ x1 दिया तो यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y3। क्लियर है। अब यहाँ फिर से प्लस, यहाँ x1 है तो अब यहाँ होगा x2, अब यहाँ x2 है तो y यहाँ पर 2 के बाद क्या आएगा 3 माइनस y, 2 हुई 3 हो गया तो क्या आ जाएगा 1 आ गया। मतलब टोटल में 1, 2, 3 आपको आना चाहिए। फिर से देखिए x1 हो गया, x2 हो गया, अब क्या आएगा x3 आ गया। अब यहाँ से 3 के बाद क्या आता है, फिर से 1 आ जाएगा, तो y1 माइनस y2। क्लियर है। और यहाँ से आपका बन जाएगा ये वाला फार्मूला। तो यहाँ से देखिए ये पूरा फार्मूला हो गया यहाँ पर कंप्लीट। क्लियर है यहाँ पर। और यहाँ से हम लोग पुट करेंगे इस वैल्यू को। चलिए देखते हैं पुट करके क्या क्या आता है हमारा। तो यहाँ पर देखिए 1/2, और यहाँ x का जो वैल्यू है x1 का वैल्यू कितना है 0। तो अब देखिए ये 0 से कोई भी संख्या मल्टीपल होगा तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो y2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, y2 का वैल्यू भी है 0 और y3 का वैल्यू भी है 0। तो ये तो कंप्लीट हो गया। x2 का वैल्यू कितना है 0, अगेन 0 दे दिया, और y3 का वैल्यू कितना दिया हो, ये भी 0 दिया हुआ है, और माइनस में y1 का वैल्यू कितना दिया, तो y1 का वैल्यू दिया 4। ओके। फिर से देखिए x3 का वैल्यू कितना है, ये है 3, और y1 का वैल्यू y1 का वैल्यू दिया है 4, और माइनस y2 का वैल्यू कितना दिया 0, और यहाँ से हो गया कंप्लीट। तो देखिए 1/2, 0 से कोई भी संख्या मल्टीपल होता तो ये बन जाएगा कितना 0, ये भी हो जाएगा 0, और ये कितना 3 × 4, तो ये 3 × 4 हो गया 12, और बाकी तो ये हो जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से देख सकते हैं 0, 0 क्या होगा, तो 1/2 इंटू में हो जाएगा 12, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, और ये जो 6 आएगा वो क्या आएगा, ये तो एरिया निकाले ना। तो जब भी आपको एरिया भी आ जाए तो इसको आ जाता है स्क्वायर यूनिट, तो ये हो जाएगा आपका 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है। तो स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, वो भी किस में 6 स्क्वायर यूनिट। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये आप समझ में आ गया आपको कैसे कैसे इसे हम लोग बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 13। तो 13 में क्या दिया हुआ, चलिए देखते हैं। 8 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 8 कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ से देखिए दोनों से 8 का क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 8 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूला होता है आपका, ये 1 होता है। इसका जो वैल्यू होता है यहाँ से यहाँ तक उसका क्या होता है 1 होता है, और 8 × 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या दिया, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना 5 सेंटीमीटर दिया, मीट अ लाइन थ्रो द सेंटर ओ। ओके। और अ पॉइंट क्यू सो डैट ओ क्यू इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 12। द लेंथ पी क्यू इज, द लेंथ हमें फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले एक सर्कल बना कर देखते हैं क्या क्या ये फाइंड आउट करने दिया। देखिए अब यहाँ से बोला है कि इसका एक रेडियस है, तो रेडियस भी हम यहाँ से यहाँ तक रेडियस निकाल के आता है। वो कितना दिया 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से देते हैं 5 सेंटीमीटर। ओके। उसके बाद ये जो है वो कौन सा रेडियस टेंजेंट है, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट पी क्यू है। तो यहाँ से
एक टेंजेंट खींचते हैं, और ये है P और ये है Q, और इस लाइन को यहाँ से अगर बढ़ा दे तो यहाँ जो है तो O एंड Q। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं टेंजेंट का भी लंबाई हमें दे दिया है, तो OQ का वैल्यू कितना दिया हुआ, यहाँ पर 12 दे दिया है, तो ये PQ का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। तो इस जो देख रहे हैं ये एक 90 डिग्री का कोण बनाता है, और ये बनाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है आपका, H² इक्वल टू P² प्लस में B² होता है, ये होता है आपका। तो H² का हमको फाइंड आउट करना है। तो H² का फाइंड आउट करने के लिए देख सकते हैं हम लोग क्या होगा, P का स्क्वायर। तो P का स्क्वायर में कितना आ जाएगा, P² में आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 12 का स्क्वायर 144, और ये हो जाएगा H²। क्लियर है। तो ये दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा, H इक्वल टू हो जाएगा आपका, दोनों का ये कीजिएगा तो 169, ये आपका हो जाएगा H का वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ से क्लियर हो जाने के बाद आपका कितना आ जाएगा, H का जो वैल्यू आ जाएगा वो स्क्वायर रूट में ये 13 आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। कोई डाउट है तो बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री। तो सर्कस रेडियस कितना R दिया है, तो उसका क्या निकालना, एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए तो यहाँ पर जो है एंगल यानी थीटा का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ, P दिया है, एंड रेडियस कितना दिया हुआ, कैपिटल R दिया हुआ है। तो रेडियस का जो वैल्यू है वो कितना दिया है, कैपिटल R दे दिया है। तो यहाँ से हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ से देख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, और ये फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई R²। तो थीटा का वैल्यू कितना है, P है, तो P बाय 360, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, P बाय 360 इंटू पाई, और R का वैल्यू कैपिटल R²। तो यहाँ से देख लेते हैं P कौन सा हमें वैल्यू आ रहा है ना। तो देखिए P बाय 360, यहाँ से देख सकते हैं ये वाला वैल्यू हमें आएगा। देखिए अगर हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ अगर हम लोग P से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा आपका P बाय, यहाँ से आ जाएगा 720, एंड यहाँ से आ जाएगा 2 पाई R²। तो यहाँ से इस टाइप में आपको फार्मूला देखिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है P बाई 720 इंटू 2 पाई R²। तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया, इफ़ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल न्यूमेरिकली इक्वली। तो न्यूमेरिकली इक्वली निकालना, तो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है। तो पेरीमीटर एंड एरिया इक्वल है तो सर्कल का, तो यहाँ पर लिख सकता है आपका पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर का क्या होता है, 2 पाई R होता है, और ये क्या हो जाएगा, पाई R² होता है। तो यहाँ पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ R² से एक R कैंसिल हो गया। तो R का जो वैल्यू है, रेडियस का जो वैल्यू है, ये क्या हो जाएगा, रेडियस का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 2 यूनिट्स आ गया। अगर आपका यहाँ से डायमीटर पूछता तो ये 4 यूनिट हो जाता, बट हमसे क्या पूछा है, देन द रेडियस, यहाँ से पूछा है रेडियस ऑफ सर्कल, तो 2 यूनिट हो जाएगा। ओके, अगर डायमीटर पूछता तो 4 यूनिट हो जाता। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन एंड अ सिलेंडर हैविंग सेम रेडियस एंड सेम हाइट। अगर हाइट भी सेम है और रेडियस भी सेम है, मतलब जितना रेडियस इसका रहेगा उतना ही रेडियस इसका, जितना हाइट कोन का उतना ही सिलेंडर का। तो यहाँ पर हम लोग के क्या निकालना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम लिख सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसका किसका निकालना हमको, पहले तो निकालना है इसका कोन का। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कोन, उसके बाद है सिलेंडर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई R² H, और इसका क्या होता है, पाई R² H। ये क्लियर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रेडियस, जितना रेडियस इसका होगा उतना ही रेडियस इसका होगा, सेम ही रेडियस है, तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हाइट में भी सेम ही है, अगर यहाँ जितना भी हाइट ये होगा उतना ही हाइट ये होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बच गया, 1/3:1। तो 3 को उधर अगर भेज दे तो क्या बन जाएगा, 1:3, और यहाँ से क्या हो जाएगा, रेशियो 1:3। ऑप्शन नंबर सी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, इफ़
इफ़ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए क्यूब इज 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ जो साइड दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, तो लेंथ आपको दिया हुआ मतलब लेंथ LENZ लेंथ ऑफ साइड यानी क्यूब का जो दिया हुआ मतलब ए का जो वैल्यू दिया हुआ वो दिया हुआ आपका 5 सेंटीमीटर। ये इतना ही है, क्योंकि क्यूब का सारा साइड क्या होता है इक्वल ही होता है। यहाँ पर अगर हम क्यूब का बात करें तो क्यूब जितना भी अगर हम क्यूब देखें तो क्यूब का सारा साइड ही क्या होगा इक्वल होगा। अगर ये 5 5 5 इसका साइड लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों क्या होता है इक्वल होता है। तो हम तीनों का वैल्यू क्या 1 ए ले लिया, ए इक्वल टू क्या दिया 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के वैल्यू होता है 6a²। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से 6a² का मतलब 5 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर भी स्क्वायर। तो 6 × 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 25 × 6 कितना हो जाएगा 25 को 4 टाइम्स करेगा तो 100 और फिर 2 टाइम्स करेगा तो 150। तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्या दिया है, द विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स इन 10 विकेट्स मैच आर फॉलोइंग 2 6 4 5 0 3 1 3 2 3। तो यहाँ से हमें क्या निकालना मोड ऑफ द डाटा। तो मोड मीन्स क्या जो मैक्सिमम टाइम रिपीटेड, मैक्सिमम टाइम जो रिपीटेड होगा वही हो जाएगा आपका मोड। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 कितना टाइम्स आया, तो 2 आया है। यहाँ से हम लोग अगर बात करें तो 2 का बात करें तो 2 जो आया है 1 टाइम और इधर से 1 टाइम, तो यानी 2 टाइम्स। 2 कितना टाइम्स है 2 टाइम्स। अगर 3 का बात करें तो 3 कितना टाइम्स आया देख सकते हैं यहाँ से 1 टाइम 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। 3 आया 3 टाइम्स और 6 1 टाइम्स 4 1 टाइम्स, मतलब हाईएस्ट कितना आया है 3 आया है 3 टाइम्स। तो मोड क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है आज का वीडियो का क्वेश्चन नंबर 20। और इस 20 में क्या दिया है चलिए देखते हैं। अ नंबर ऑफ सेलेक्टेड फ्रॉम द first 100 natural number, the first 100 natural numbers, the probability that the numbers is divisible by 7 is। तो ऐसा नंबर को हमको निकालना है वो भी 100 नेचुरल नंबर का जो 7 से क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए। तो उस नंबर को हमें निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन देखने में जितना आसान उतना है नहीं, पहले तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि 7 से डिविजिबल 1 से लेकर 100 तक कितना नंबर्स है, उससे ही आपको पता चलेगा, है ना। तो 7 से नंबर तो ऐसे करने से आपको कैसे निकालना पड़ेगा वो देख लीजिए। तो देखिए 7 से डिविजिबल नंबर क्या होगा, तो मिनिमम तो 7 होगा, क्योंकि 7 से डिविजिबल नंबर मिनिमम 7 ही होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से पहला फर्स्ट नंबर A1 तो हमें मिल गया 7, क्यों, क्योंकि 7 से नीचे 7 से डिविजिबल नहीं होगा और हाईएस्ट 100 तक जाना है। तो 100 तक जाने के लिए कितना जाएगा, लास्ट 7 से कटने वाला नंबर्स 100 से नीचे कौन सा है। तो देख सकते हैं हम लोग, अगर हम बात करें 97 से 98 99 और ये 100, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से कम्प्लीटली कट जाता है। तो यहाँ से आप बात करेंगे तो ये जो 98 है वो आपका कट सकता है। देखिए अगर हम 7 से काटें तो 7 1 जा 7 और 7 4 जा तो 14 से 98 होता है। तो यानी लास्ट टर्म जो है आपका वो 98 मिल जाएगा। तो A2 कितना हो जाएगा आपका 14। और इसी तरह सॉरी थोड़ा माइक ख़राब हो गया था, है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा सॉरी। एक बार और माइक थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। अभी फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर बताया था अभी अ नंबर इज सेलेक्टेड 100 नंबर्स है जो 100 नेचुरल नंबर होगा। और वो क्या था 100 नेचुरल नंबर्स में हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट नंबर जो होगा वो 7 होगा, क्योंकि उससे 7 से छोटा तो होता ही नहीं जो 7 से डिविजिबल होगा, है ना। और जो लास्ट नंबर होगा वो कितना हो जाएगा 98 होगा, क्योंकि लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 98 होगा। क्यों 98 होगा ये बता रहा हूँ, क्योंकि 7 से डिविजिबल नंबर जो होगा वो 98 है लास्ट नंबर 100 तक जाने में, क्योंकि 99 7 से डिविजिबल नहीं है, 100 भी 7 से डिविजिबल नहीं है। तो लास्ट नंबर है जो कितना हो जाएगा 1 से 100 के बीच में, वो लास्ट नंबर 98 होगा। तो हमें अब ये फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर कितना है, जो जैसे कि 7 14 21 इतना तक 98 तक जाना है। तो टोटल हमें नंबर्स को ढूंढना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग AN का फॉर्मूला लगाकर हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी में घुसेंगे।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो हमें टर्म निकालना है, टोटल टर्म। तो ए एन का वैल्यू तो हमें पहले से पता है 98 है, और ए का वैल्यू कितना है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और डी का वैल्यू तो 7 का डिफरेंस है तो 7 ही हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 और यहाँ पर भी 7 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए 7 को इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 98 माइनस में 7 इक्वल टू एन माइनस 1 और इंटू में 7। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 में 7 के 1 और ये 9। तो यहाँ से देख सकते हैं ये 7 को नीचे लेकर आ जाता हूँ तो ये हो जाएगा n माइनस 1। तो 7 से कितना हो जाएगा, 13 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा n इक्वल टू 13 प्लस में 1 मतलब 14, है ना। तो n का जो वैल्यू है, n जो वैल्यू है कितना टर्म हो गया, 14 टर्म्स है टोटल यहाँ से यहाँ तक, मैंने 1 से लेकर आपका 100 तक जो डिविजिबल बाई 7 जो होता है, डिविजिबल बाई 7 वो कितना है 14 टर्म्स है, 14 टर्म्स आपको आ जाएगा। क्लियर है। अब हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है कि यहाँ से तो 14 टर्म्स तो हमें फाइंड आउट आ गया कि हाँ 14 टर्म्स है। टोटल टर्म्स कितना है आपका टोटल टर्म्स तो यहाँ पर दिया हुआ 100। तो यहाँ से हम लोग लिख सकता है टर्म जो आ जाता है डिविजिबल बाई 7, तो यहाँ पर हम लोग सीधा लिख सकते हैं P गेटिंग डिविजिबल बाय 7। तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 100। टोटल टर्म्स कितना आ गया आपका 100 टर्म्स है, और उसमें से डिवाइडेबल वाला 7 कितना आ गया 14। तो इससे अगर हम कट करें तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 50। तो 7/50 और ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कौन है, 7/50, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 इतना ट्विस्ट था थोड़ा सा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन यहाँ से कितना हो गया आपका, क्वेश्चन 20 तक आपका कंप्लीट हो जा रहा है। अगर इस क्वेश्चन का और भी तरीका है बनाने का तो आप हमें सेंड कीजिए, कमेंट कीजिए, हाँ इस तरीके से बना सकता है। ठीक है, हमें तो इसी तरीके से आता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आपका 20 हो गया और पार्ट 2 में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 आपका 1 से लेकर 45 तक इसी वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए जय हिंद, जय भारत।